हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम हिंदी का जो कि प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 13 पार्ट 13 लोक संस्कृति और नृत्य के बारे में हम रीड कर रहे थे, उसका हम इस क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर कहाँ तक हो गया था कि मोस्ट इसके जो टॉपिक क्या क्या थे जो हमने रीड किया था कि ये जो हमारी संस्कृति की धरोहर है माँ नर्मदा, ये नर्मदा मतलब एक पवित्र नदी है जो कि सबसे पवित्र मानी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर इनके बनों के जो ऋषि मुनि के लगभग आश्रम कहाँ पर रहे, नर्मदा के तट पर ही रहे हैं। और जो नर्मदा है वो के राम की कथा को उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ती हैं, कृष्ण की कथा पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती हैं। तो इस प्रकार ये जोड़ने का काम भी किया है इन्होंने। तो ये जो है इसके राइटर कौन है, श्री अमृतलाल बेगड़ जी हैं। ये एक निबंध है, ठीक है ना। यदि आपको निबंध राइट करने आता है तो आप इसको राइट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो नर्मदा नदी है उनका उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक से निकली है। और वहीं के पास से सोन नदी का भी उद्गम है। अमरकंटक के पास जो नर्मदा जी और सोन का उद्गम पास ही है, लेकिन दोनों विपरीत दिशाओं में बहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नर्मदा जी और जो सोन नदी थी उनकी मतलब विवाह होने वाला था, लेकिन जो सोन है उसने नर्मदा जी की दासी जुहिला से ही शादी कर ली। लेकिन इससे जो नर्मदा जी हैं वो बहुत ही नाराज़ हो गई, तो वो मतलब विवाह ना करने के संकल्प के लेकर और वो पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी। और जो सोन है वो लज्जित होकर सोन नदी कहाँ पर चले मतलब पूर्व की ओर बहने लगी। तो सिर्फ नर्मदा नदी ही एक ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इस प्रकार से हमने ये महिमा देखी थी कि जो नर्मदा जी की कहा था ना कि परिक्रमा कितने 3 साल में, यहाँ पर बताया था कि सब 3 वर्ष में परिक्रमा पूर्ण होती है। और ये जो पूर्ण कर लेता है वो इस व्रत की एक प्रकार की वीरता को रखता है। तो इस प्रकार से हमने ये सब हमारे जो नर्मदा तट के बारे में समझा था, पढ़ा था। यहाँ पर कुछ जीवन शैलियाँ भी दी थी कि जो बोल सकते हैं बैगा, गौड़ और भील माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। तो वे अशिक्षित जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वे संस्कृति संपन्न हैं। तो ये सब जो कि गौड़ भील बैगा की स्त्रियों को लगभग क्या पसंद होता है, गुदना, जो वो गुदवाते ना, जो हैंड हाथ में पैर में कहीं भी जो मतलब राइट गुदना, कुछ अपना नाम राइट करवाना, फूल वगैरह बनवाना, पेंटिंग बनवाना उनको अच्छा लगता है स्त्रियों को, ठीक है। तो यहाँ पर वे लगभग कभी गीत भी गाती हैं, तो कोई ना कोई भी गीत भी गाती रहती है। तो इन लोग गीतों की रचना किसने की उसके बारे में हम जानते हैं। तो आज की क्लास में हम उसको रिपीट करते हैं। इसका उत्तर हम नहीं जानते, किसी एक आदमी ने नहीं बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों ने इन गीतों को जन्म दिया है। जब लोग हर काम मिलकर किया करते थे तो गीतों की रचना भी पीढ़ियों के प्रयासों से हुई है। मतलब जो लोकगीत हैं इनकी रचना किसने की है, तो ये कहा गया है, अमृतलाल जी बेगड़ कहते हैं कि इसकी रचना हम भी नहीं जानते, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की, उसने उसे सुना और उसे औरों को दिया। लेकिन एक गायक से दूसरे गायक तक आते आते गीत बदलते चले गए। गायक पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त गीत में परिवर्तन करते समय भी स्वयं को उस गीत की रचयिता नहीं मानता था। चाहे लोकगीत हो या लोक कथा हो या कुछ लोक संस्कृति समूह का सृजन होती हो, कोई इस एक इसे नहीं बनाता। लेकिन कालांतर से मैं आदमी मैं और शब्द अधिक उपयोग करने लगा, हम की जगह मैंने तो ले ली। चलिए, ये बात ठीक है कि जो लोकगीत की बात हो रही है कि जो अमृतलाल बेगड़ जी कहते हैं कि लोकगीत किसने रचना की, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आजकल क्या हो रहा है संसार में, मैं और हम तो सभी लोग भूल ही गए हैं, मैं पर ही डिपेंड है। मतलब ये किया है तो मैंने किया है, ऐसा सृजन हो रहा है। तो यही लोक संस्कृति समाप्त, तो यहीं से हमारी जो लोक संस्कृति वो समाप्त हुई है। और नागर संस्कृति का जन्म हुआ। नागर, ठीक है, नागर संस्कृति का महल लोक संस्कृति की नींव पर ही खड़ा हुआ है। जो नागर संस्कृति है उसका महल लोक संस्कृति पर ही खड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक नदी कितनी ही झरनों से पुष्ट होती है, उसी प्रकार महाकाव्य इन प्रारंभिक गीतों से ही विकसित हुआ होगा। तो बोला है कि यदि अमृतलाल जी बेगड़ जी कहते हैं जो एक नदी है वो कितने ही झरनों से मिलकर बनती है, लेकिन महाकाव्य इन प्रारंभिक गीतों से ही विकसित होता है। तो बहुत संभव है कालिदास ने मेघदूत या ऋतु संहार की रचना पहले से ही चले आ रहे किसी लोकगीत के आधार पर ही की हो। यह बिल्कुल संभव है कि कोई महाकवि किसी पुराने गीत की बीज की तरह ले और उसकी एक विशाल वृक्ष में रूपांतरित कर दे। तो इस प्रकार बताया है, कवि
संस्कृति के बारे में समझा कर हमको बार बार बता रहे हैं। लोक संस्कृति की दूसरी विशेषता, पहली विशेषता क्या बता दी उन्होंने कि जो संस्कृति है वो कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संसार की रचना की है, लेकिन लोकगीत के आधार पर ही हुई है। अब जो दूसरी रचना है वो बताते हैं कि उसकी सादगी, उसकी सरलता, सरल को जटिल बना देना आम बात है, लेकिन जटिल को सरल बनाना बहुत ही कठिन है। देखिए, सरल को जटिल बना देना आम बात है कि जो सरल है उसको जटिल बना दिया बहुत आम बात है, लेकिन जटिल को सरल बना दिया बहुत ही कठिन बात है। लोक कला में कहीं आडंबर नहीं होता, कोई बनाव या श्रृंगार नहीं होता। सहज हृदय से, सहज रूप से प्रभावित कला बड़ी बलवती और बड़ी तेजस्वी होती है। हमें प्रभावित करने की उसमें अपार शक्ति होती है। ठीक है। समूचा नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालयों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर शंख की ध्वनि गूंजती है। पौराणिक आख्यान मतलब ये जो हमारे मंदिर हैं, देवालय हैं, घाट बोलें तो जो घाट है श्री नर्मदा जी का घाट, जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर सुबह शाम शंख की ध्वनि गूंजती है। कथाओं का कीर्तन, भजन कीर्तन लहराता है। एंड कहीं कोई भक्त तुवेद पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तुवेद पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे का स्रोत ये श्री नर्मदा जी का स्रोत है। ठीक है, क्या है नर्मदा जी का स्रोत कि कई भक्त गाते हैं नर्मदा जी के तट पर तुवेद पाद पंकजम श्री नमामि देवी नर्मदे का पाठ करता है। गेरुए वस्त्र पहने साधु दंड कमंडल ये सन्यासी या नर्मदा तट पर बनने वाले असंख्य मेले भी यहाँ लोक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा का समूचा समुद्र नर्मदा तट और छोर से छोर तक हजारों मेले मड़ई से गूंजता उठता है। शिवरात्रि के समय हम देखते हैं कई मेले लगते हैं, कई मढ़इयाँ भराती हैं कार्तिक पूर्णिमा के समय पर, वो भी कहाँ पर, नर्मदा के तट पर। तो ये हमारी लोक संस्कृति के अंग हैं। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा का समूचा नर्मदा तट की ओर गांव नर्मदा तट की ओर मढ़इयाँ गूंजते हैं तो हंसते चहकते लोगों के दल इन मेलों में उमड़ते हैं। मतलब दल के दल उमड़ते हैं, इसका मतलब क्या, लोग आते जाते हैं हंसते कूदते सब लोग जाते हैं ना, मेले जा रहे हैं। यहाँ का हमारे यहाँ जैसे कि एमपी की बात करें तो भेड़ाघाट में, और भी हमारे यहाँ पर पचमढ़ी में, जो कि शिवरात्रि के अवसर पर पचमढ़ी में भराता है, बरमान में हुआ। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े मेले, इसको हम भी कई बार, आप लोग भी जाते हैं, ठीक है ना। तो गांव के कठोर जीवन में ये मेले रस घोलते हैं, और जो गांव के कठोर जीवन मतलब तो गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो मेले हैं वो रस घोलते हैं, मतलब आनंदित करते हैं। इन मेलों के कारण ग्रामीण जनता एक सूत्र में बंधी हुई होती है। मेलों के कारण बोला है कि जो ग्रामीण जनता वो एक सूत्र मतलब एक साथ चलते हैं। दूर दूर के ग्रामीण नर्मदा मैया की जय बोलते आते हैं और पवित्र नर्मदा जल अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो नर्मदा तट का निवासी नित्य पूजा करता है, पाठ करता है। इनके कई अनुष्ठान बड़े काव्यात होते हैं, जैसे पर्व त्योहार पर किया जाने वाला दीपदान। रात के अंधेरों में जो महिला दीप प्रज्वलित कर नर्मदा में प्रभावित करती हैं, उन दीपों का केसरी उजाला इतना मोहक लगता है। नर्मदा तट के घाटों की शोभा क्या कहना। होशंगाबाद और महेश्वर के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। होशंगाबाद का घाट और महेश्वर के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। सुबह से लेकर शाम तक अंधेरों तक इन घाटों पर लोगों की भीड़ बनी हुई रहती है। यहाँ लोग, गांव की महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ अपना सुख दुख बांटती हैं। ठीक है, एंड प्रकृति का मनुष्य का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रकृति को बस में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व सफलता पा ली है। पहाड़ टूटते हैं, नदियाँ अपना स्वरूप बदलती हैं, बांध बनते हैं, विशाल जलाशय प्रकट होते हैं और नहरों का जाल बिछ जाता है। बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदल जाती है। लेकिन यह भी सच है कि संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। प्रकृति का परिष्कार करने से संस्कृति का जन्म हुआ है, और लेकिन अब संस्कृति को चाहिए कि वह अब प्रकृति की रक्षा करे। संस्कृति को मतलब हम सभी को चाहिए कि हम प्रकृति की रक्षा करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे।
एंड उसे नष्ट होने से बचाएं, पेड़ों को ना काटें, उसको बचाएं। प्रकृति से हम केवल लेंगे ही नहीं देंगे भी, नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाएंगे, वनों का विनाश नहीं होने देंगे। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें हमारी संस्कृति माँ नर्मदा के बारे में बताया गया है, समझाया गया है, जो कि श्री अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा रचित है। यह एक निबंध है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर को वर्णित किया है। ठीक है, आप इसको बार बार पढ़िए। बहुत अच्छा चैप्टर है जिसमें श्री नर्मदा माँ की व्याख्यान किया गया है। लेकिन जो नर्मदा जी का स्रोत है वो क्या है, इसको आप भी बोल सकते हैं, सब लोग के लिए है। तो वेद पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नेक्स्ट दिया है हमको, यहाँ पर नर्मदा जी के बारे में बताया गया है। पूरा हमारा चैप्टर बहुत ही अच्छा है, जो कि वनों का विनाश, प्राकृतिक परिवेश की रक्षा करना, ये हमारे आज के युग की सबसे बड़ी मांग है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। लोक संस्कृति एवं नर्मदा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। जुगलबद्धी मीन्स तालमेल, तालमेल, कोख, गोद, जेठ, बड़ी, श्रेष्ठ, उत्तम, आदि मीन्स बहुत प्राचीन, गिरि मीन्स पर्वत, आर्यवत मीन्स भारतवर्ष, आरण्य मीन्स वनों से संबंधित, असक्त होना मतलब प्रेम हो जाना या मोहित हो जाना, महत्व मीन्स प्रसिद्धि ये महानता, सान्निध्य मीन्स निकटता या समीपता, अंतर्मुख भीतर की ओर, सृजन मीन्स निर्माण करना या रचना करना, नागर संस्कृति मीन्स शहरी संस्कृति, आडंबर मीन्स दिखावा, अनुष्ठान मीन्स आयोजन, धार्मिक कार्य, काव्यात्मक मीन्स भावना प्रधान, जलाशय मीन्स तालाब, बंजर जमीन जिस जमीन पर खेती नहीं होती उसको कहते हैं हम बंजर, प्राकृतिक परिवेश मीन्स प्रकृति जो हमारे चारों ओर है, प्रकृति से घिरा हुआ उसको कहते हैं हम प्राकृतिक परिवेश। क्लियर। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था लोक संस्कृति और नर्मदा कंप्लीट होता है। इसके हमने शब्दार्थ को भी रीड किया। अब है हमारे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम कंप्लीट करते हैं। श्रेष्ठ गंगा है, ये क्या है, लेकिन जेठ नर्मदा, श्रेष्ठ गंगा लेकिन जेठ नर्मदा। ठीक है। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा क्या है, हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। होशंगाबाद और महेश्वर के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। संस्कृति को चाहिए कि वह प्रकृति की रक्षा करे। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है, मेरुत्य स्थान को कंप्लीट करना है। भारतीय संस्कृति मूलतः खालिस्तान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति मूलतः नागर संस्कृति है ना। ये हमने अभी यहाँ पर रीड किया था, ये कि जो भारतीय लोक संस्कृति समाप्त है और जिस प्रकार कितनी झरने महाकाव्य, अभी हमने यहाँ पर रीड किया था कि जो लोक संस्कृति है वो आणक्य नहीं है, क्योंकि आणक्य मीन्स तो क्या होता है, आणक्य मीन्स वनों से संबंध, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो क्या है। नेक्स्ट दिया है, नर्मदा खालिस्तान की ओर बहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। नर्मदा किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर। प्रकृति को बस में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व क्या पाली है, सफलता की विफलता, तो सफलता। नर्मदा तट की जनजातियां खालिस्तान जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं है। तो नर्मदा तट की जनजातियां अशिक्षित जरूर हैं, क्या हो जाएगा, अशिक्षित जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्कृति संपन्न नहीं है। अब यहाँ पर हमारे आंसर्स क्वेश्चंस हैं, इसको हम कॉपी में राइट डाउन कर आपको क्लिक करेंगे, जिससे अपनी कॉपी में राइट कीजिए। ठीक है ना। अति लघुत्तरीय एंड लघुत्तरीय है। यहाँ पर भाषा की बात है, शुद्ध करना है जो क्वेश्चंस दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ है, परिक्रमा है, स्त्रियां हैं, रचना है, परिष्कार है, प्रदूषित है। तो इसको हमको प्रॉपरली तरीके से करेक्ट करके राइट करना है। इनको वाक्यों में करना है कि बंजर मीन्स हमारी धरती बंजर होती जा रही। मोहक मतलब बहुत ही सुंदर होना, कि हम बोल सकते हैं कि राधा बहुत ही मोहिक है। सृजन, प्रधान, हृदय। ठीक है। तो यहाँ पर समानार्थी शब्द राइट करना है। यहाँ पर देखो संन्यास का सन्यासी, तो साहस का क्या हो जाएगा, साहसी। पश्चिम का पश्चिमी, नागर का नागरी, निवास का निवासी, पहाड़ का पहाड़ी। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो लोक संस्कृति और नर्मदा जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट ये और दिए हमारे, देखिए कुछ शब्द दिए हैं, हमें प्रतिदिन विकारी और
अभिकारी शब्द छांटना है यहाँ पर। तो विकारी और अभिकारी शब्द क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। क्रिया विशेषण, अबकारी शब्द जोर जोर, अधिक अधिक, हाँ यस बोला है उन्होंने, विकारी और अविकारी शब्द छांटना है। तो विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द मीन्स लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित होने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी दिए हैं यहाँ पर, तो ठीक है इसको भी हम देख लेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सहनशीलता। लेकिन अब हमारी जो हिंदी है वो हम चैप्टर 13 तक आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम चैप्टर 13 तक ही इसको हम रहने देंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ्स में से आपके एग्ज़ाम है, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी तो करना है आपको। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट नहीं करेंगे। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं मतलब चैप्टर फर्स्ट से हम आपका रिवीजन कराएंगे, क्योंकि आपकी नेक्स्ट मंथ से आपके एग्ज़ाम है, तो उसकी आपको प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए हम रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो आज का जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है इसके आंसर्स को हम आपको सेंड करेंगे, जिससे आप अपनी कॉपीज़ में राइट करेंगे एंड हमको क्लिक करेंगे, जिससे हम आपकी कॉपी को चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।